चंद्रशेखर भी आपको गुरु कहते हैं, ये सब आपको राजगुरु बनाना चाहते हैं क्या? ये हमें बना रहे हैं, ये बात सही है। अटल जी, जिस तरह से नरसिम्हा राव से आपकी दोस्ती है, अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि नरसिम्हा राव और बीजेपी की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनने का अवसर आए तो बनाएंगे आप? हमने इस सवाल पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है, न मुझे इस तरह की कोई संभावना दिखाई देती है। तो आपके लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस का कोई कोलिशन नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी की सारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस से गठबंधन का प्रश्न नहीं है। एक कंफ्यूजन आपके बारे में बहुत है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कभी आप ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं, कभी विदिशा से, कभी लखनऊ से, तो कभी कहीं से। नहीं, हमारा पैतृक गांव उत्तर प्रदेश में है, लेकिन पिताजी गांव छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा चले गए थे। पहले इटावा में पढ़े, फिर आगरा में पढ़े, फिर उन्हें ग्वालियर स्टेट में सर्विस मिल गई थी। तो मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था, इसलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं हूँ और मध्य प्रदेश का भी हूँ। तो आपके पिताजी सिंधिया दरबार में नौकरी करते थे? जी हाँ, राज्य की शिक्षा सेवा में थे और वो बड़े पराक्रमी पुरुष थे। तो उसी सिंधिया परिवार के एक बेटे के खिलाफ आप चुनाव लड़ गए ग्वालियर से? नहीं, बेटे को मैंने भारतीय जनसंघ में शामिल भी कराया था। बेटा पहले हमारे साथ था, माँ को छोड़कर बेटा चला गया तो बेटे से लड़ना जरूरी हो गया। लखनऊ सीट को क्यों आपने चुना? इसलिए कि वहाँ मुस्लिम्स का रिएक्शन है हिंदूज के? नहीं, मैं लखनऊ लड़ रहा हूँ 1956 से। एक उपचुनाव में वहाँ से लड़ा था, हार गया था, मगर बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे। बीजेपी में अकेले आप ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में मुस्लिम्स को थोड़ी सी उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं, उनमें गलतफहमी है। कुछ हमारे विरोधियों ने गलतफहमी पैदा की है। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, पहले भी बनी थी, कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जिद टूट गई? बाबरी मस्जिद टूट गई, ये बात सच है। हमारी सरकार थी, ये भी सच है, मगर कांग्रेस की सरकार होते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो क्या इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोष दिया जाएगा? लेकिन कल्याण सिंह तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से हुआ, अब तो क्रेडिट लेते हैं। क्रेडिट अगर मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा? राजनीति में तो क्रेडिट लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं। आपको याद होगा जिस दिन ढांचा ढाया गया, मैंने वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन 2 दिन बाद फिर आपका स्टैंड थोड़ा सा नरम पड़ गया। नहीं, इसलिए स्टैंड नरम पड़ गया कि पार्लियामेंट में बहस हुई और मैंने सब दलों के सदस्यों को सुना, और तो मुझे लगा कि यहाँ अपने गरिबान में मुंह डालकर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा स्टैंड बदला, ये सच है। लेकिन आप कहते हैं मुसलमानों को संरक्षण देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपका शिवसेना से तालमेल है। बाल ठाकरे के भाषण आपने सुने? बाल ठाकरे क्या बोलते हैं इसकी तरफ आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए। महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है इसको जरा गौर से देखिए। मतलब बाल ठाकरे को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? ये मैं नहीं कहता, आप मीडिया वाले उनकी उपेक्षा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझसे क्यों कुछ कहलवाते हैं। इधर आपने देखा होगा कि बीजेपी भी बिल्कुल कांग्रेस की तरह बिहेव कर रही है। उनकी जितनी भी सरकारें हैं वहाँ भी करप्शन के चार्जेस हैं, आपस में लड़ाई है, डिसीजन एक्टिविटीज़ हैं, मार धाड़, जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है और जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल बीजेपी उसी रास्ते पे जा रही है। नहीं, बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है, ये तो मैं नहीं मानता। अभी गुजरात में जो कुछ हुआ बिल्कुल कांग्रेस की तरह नहीं था? नहीं, एक दृष्टि से तो वो कांग्रेस से भी एक कदम आगे था। जब मैं वहाँ गया और मैंने जाकर उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि बहुत छोटी बातों को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, तिल का ताड़ बना दिया गया है। मुख्य रूप से शिकायत ये थी कि हमें कोई मिलता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए तो करें, बीजेपी को तो अनुशासन पार्टी माना जाता है, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि अनुशासन के मामले में बीजेपी नंबर 1 है, लेकिन ये तो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। नहीं, अनुशासनहीनता पहली बार देखने को मिली। अनुशासनहीनता का उदाहरण गुजरात में हुआ है जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाद में पार्टी ने अपने अनुशासन का परिचय दिया, वो लौट आए और अब वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह रही कि वघेला ने अडवाणी जी की बात नहीं मानी, आपकी बात मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है, वघेला जी से बातचीत चल रही थी, उसमें ऐसा लगा कि वहाँ जाकर किसी को बात करना चाहिए, तो ये काम मुझे सौंपा गया। अब उन्होंने बात मान ली, ये अच्छा किया।
कहते हैं गुजरात क्राइसिस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ा है, आडवाणी जी का कद कम हुआ है। जी नहीं, ये तो मीडिया कद नापती रहती है। मेरे पास नापने का कोई गज नहीं है और न मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ। आडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक लोगों के मन में ये रहता है कि एक ड्यूओ जो है अटल बिहारी आडवाणी, सिर्फ इसको प्रमोट किया जाता है, इसको ट्रियो में नहीं बदलने दे रहे हैं कि अटल बिहारी, आडवाणी और जोशी। 3 नाम एक साथ जोड़ने पर नारा ठीक नहीं बनता है, नारा लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए नहीं जोड़ा जाता जोशी जी को। जोशी जी त्रिमूर्ति में तो हैं ही। त्रिमूर्ति मानते हैं? बन गई अब? नहीं बन गई, नहीं त्रिमूर्ति है। आप लोगों ने बना रखी है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कोहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका दूसरा अंत में, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब आप लिखते हैं तो कुछ एकाकीपन का भाव रहता है, कभी अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं? हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? घटना चक्र ऐसा चलता गया कि मैं उसमें उलझता गया और विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। कोई अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में? अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से। हमेशा से एक विवाद रहा है आपके बारे में कि आरएसएस से आपका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव चलता रहा और जो हार्डकोर आरएसएस के लोग हैं आपके खिलाफ रहे, क्योंकि आप आरएसएस की बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। आरएसएस के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है और कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हुए भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्वार्थी लोग हैं और जो देश के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पे मतभेद है आपका आरएसएस से? अब उनकी सार्वजनिक रूप से चर्चा करना इस समय ठीक नहीं है। कुछ इशारा तो कर सकते हैं? कोई आवश्यक नहीं है। वो मतभेद ऐसे नहीं है कि मैं अपने लिए अलग रास्ता खोज लेता। अगर मतभेद इतने गहरे होते और इतने तीव्र होते तो मेरा आरएसएस में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं वो मुस्लिम्स को लेकर तो नहीं, जो उनकी अप्रोच है और आपकी अप्रोच है, दोनों में काफी फर्क हो? बात किस तरह से की जाती है इसमें भी कभी कभी अंतर होता है। कहते हैं कि आरएसएस के प्राइम मिनिस्टर आडवाणी जी हैं और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल जी हैं। ये तो शुक्ला जी का कथन है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरएसएस वालों ने इसका एंडोर्समेंट कर दिया आपके कैंडिडेचर का? मैं नहीं समझता कि किसी एंडोर्समेंट की जरूरत है। रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास रहता बीजेपी का? जी नहीं, किसी के हाथ में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम स्वयं अपनी पार्टी चलाते हैं, हम परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, वो बात अलग है। अच्छा, आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप मध्य मार्गी हैं, तो आप वैसी कोई पार्टी को नहीं चुन लेते जो सचमुच मध्य मार्गी हो? नहीं, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मध्य मार्गी है। बीजेपी को मध्य मार्गी पार्टी मानते हैं? मानने का सवाल नहीं है, हम मध्यम मार्गी हैं क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी संस्कृति है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।